कभी कभी घटनाएं इतनी अप्रत्याशित और बिना किसी स्पष्ट कारण के होती हैं कि शामिल लोगों के बीच संबंध स्थापित करना मुश्किल होता है। दुर्भाग्यवश ये खतरनाक लोगों को वर्षों तक सामान्य जीवन जीने की अनुमति देता है, बिना अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार ठहराए जाने के। यह कहानी इंडियाना के नॉर्थ वेबस्टर नामक छोटे शहर में घटी। यह स्थान अपनी सुंदर झीलों और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। कोई आश्चर्य नहीं कि यह कई लोगों को आकर्षित करता है। मछली पकड़ना यहां स्थानीय लोगों और आगंतुकों दोनों के बीच लोकप्रिय है। वर्णित घटनाओं के समय जनसंख्या लगभग 500 लोगों की थी। आज यहां दोगुने लोग रहते हैं, लेकिन वे उतने ही मिलनसार और एकजुट हैं। कम जनसंख्या के कारण सभी एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे और अपने पड़ोसियों पर इतना भरोसा करते थे कि कई लोग अपने दरवाजे भी नहीं लगाते थे। कई वर्षों तक यातायात दुर्घटनाएं सबसे गंभीर अपराध थीं, जब तक कि एक दिन सब कुछ बदल नहीं गया। 1975 में मिचेल परिवार यहां रहता था। पति पत्नी ने स्कूल के तुरंत बाद शादी कर ली थी। शादी से पहले वे कई साल साथ थे और हमेशा एक बड़े परिवार का सपना देखते थे। उनकी पहली बेटी लॉरेल का जन्म 24 मई 1958 को हुआ था। 5 साल बाद सारा का जन्म हुआ और फिर सबसे छोटा ब्रूस आया। बच्चे प्यार और देखभाल के माहौल में बड़े हुए। माता पिता घर में इतना गर्म माहौल बनाने में सफल रहे कि पड़ोसी उन्हें आदर्श अमेरिकी परिवार मानते थे। बचपन से ही लॉरेल ने अपनी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया। मिचेल परिवार अपनी गहरी आस्था के लिए जाना जाता था। वे नियमित रूप से पूरे परिवार के साथ चर्च जाते थे। लॉरेल, माता पिता, भाई और बहन। युवा महिला ने कलात्मक प्रतिभा दिखाई, विशेष रूप से संगीत में। वह स्थानीय कोयर में गाती थी, पड़ोसी शहरों में प्रदर्शन करती थी और सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेती थी। लॉरेल लोगों की मदद करना चाहती थी और चर्च के पास एक चर्च कैंप में काम करती थी। स्थानीय लोग उसे अच्छी तरह जानते थे और उसे बड़े होते देखा था। सभी ने उसके मित्रवत स्वभाव और सकारात्मक दृष्टिकोण को देखा। परिवार सबसे बड़ी बेटी के उज्जवल भविष्य में विश्वास करता था, जो हमेशा परिवार के लिए मौजूद थी। 6 अगस्त 1975 को लॉरेल ने सुबह अपने छोटे भाई बहनों के साथ बिताई, जब माता पिता काम पर थे। दोपहर के भोजन के बाद वह चर्च कैंप जाने की योजना बना रही थी। दोपहर 2 बजे के करीब उसने अपने परिवार से विदा ली और काम के लिए निकल गई, जहां वह हमेशा की तरह समय पर पहुंची। कार्य दिवस रात 10 बजे समाप्त होना था। उसके बाद लॉरेल चर्च से 800 मीटर दूर स्थित पार्क में दोस्तों से मिलने वाली थी। शिफ्ट के बाद एक सहकर्मी ने उसे ले जाने की पेशकश की, लेकिन उसने पैदल चलना और ताजी हवा में सांस लेना पसंद किया। लगभग 10 मिनट बाद आधे रास्ते में उसने सड़क के दूसरी तरफ परिचितों को देखा। उन्होंने दूर से अभिवादन किया। लॉरेल मीटिंग के लिए जल्दी में थी और नहीं रुकी। ये युवा महिला के साथ आखिरी मुलाकात थी। पार्क में उसके दोस्त व्यर्थ में उसके आने का इंतजार करते रहे। 20 मिनट बीत गए थे और वह अभी भी नहीं आई थी। इस समय में पैदल आसानी से जा सकते थे। सभी जानते थे कि लॉरेल बहुत समय की पाबंद और जिम्मेदार थी। ऐसा व्यवहार उसके लिए असामान्य था। दोस्तों ने और इंतजार करने का फैसला किया। सोचा कि वह चर्च में देर हो गई होगी। उस समय मोबाइल फोन की कमी एक बड़ी समस्या थी। संपर्क केवल लैंडलाइन के माध्यम से किया जा सकता था। इसलिए लॉरेल देरी की सूचना नहीं दे सकी और समूह इंतजार करता रहा। आधे घंटे बाद युवा लोगों ने धैर्य खो दिया, थोड़े नाराज भी हुए और उसके बिना मनोरंजन के लिए चले गए। किसी को यह विचार नहीं आया कि कुछ गलत हो सकता है। परिवार ने भी शुरू में चिंता नहीं की। लॉरेल ने कहा था कि वह काम के बाद दोस्तों से मिलेगी और आधी रात तक वापस आ जाएगी। ठीक इसी समय घर वापसी तय की गई थी। माता पिता ने उसे बाहर जाने की अनुमति दी थी, लेकिन जब वह तय समय पर नहीं लौटी तो चिंतित होने लगे। दोस्तों के विपरीत माता पिता के पास नाराज होने का कोई कारण नहीं था। उन्होंने तुरंत महसूस किया कि कुछ गलत था। ऐसा व्यवहार लॉरेल के स्वभाव से बिल्कुल मेल नहीं खाता था। मां ने बिना देर किए कार्रवाई करने का फैसला किया और अपनी बेटी के साथ क्या हुआ था यह पता लगाना शुरू कर दिया।
परिवार उसके सभी दोस्तों को अच्छी तरह जानता था, जिनमें से ज्यादातर पास में रहते थे। देर रात होने के बावजूद चिंतित माता पिता सुबह तक इंतजार करने के लिए बहुत बेचैन थे, इसलिए उनसे बात करने के लिए निकल पड़े। लॉरेल की सबसे अच्छी सहेली सड़क के दूसरी तरफ रहती थी। आमतौर पर वे पूरा समय साथ बिताती थीं। माता पिता बेचैन हो गए जब उन्हें अपनी बेटी सहेली के यहां नहीं मिली। इस समय तक वह पहले ही घर लौट चुकी थी, जिससे चिंता और बढ़ गई। उसे बातचीत से परेशान करने वाली खबर मिली। लॉरेल कभी पार्क में मिलने नहीं आई, इसलिए समूह उसके बिना चला गया। मां को बेचैनी हुई, लेकिन पिता ने शांत रहने की कोशिश की। वे लॉरेल की तलाश में निकल पड़े, उसके सामान्य रास्ते पर गए, लेकिन सफलता नहीं मिली। जब वे इस उम्मीद में घर लौटे कि उनकी बेटी वहां होगी, तो फिर से निराश हुए। वह वहां नहीं थी। देर रात होने के बावजूद चिंतित माता पिता ने लॉरेल के सभी परिचितों को फोन करना शुरू कर दिया। लोगों ने समझ दिखाई, लेकिन किसी को उसके ठिकाने के बारे में नहीं पता था। इसके बाद परिवार ने पुलिस से संपर्क किया। पुलिस ने शुरू में संदेह से प्रतिक्रिया की। उन्होंने याद दिलाया कि लॉरेल लगभग वयस्क थी और दोस्तों से मिलना चाहती थी। उन्होंने अनुमान लगाया कि वह माता पिता से झगड़े के बाद घर छोड़ गई होगी या परिचितों के यहां होगी। माता पिता ने जोर दिया कि ऐसा व्यवहार लॉरेल के स्वभाव से बिल्कुल मेल नहीं खाता, जो हमेशा घरेलू और धार्मिक रही थी। लेकिन पुलिस वालों ने शुरू में उनकी बातों को कोई महत्व नहीं दिया। मिचेल्स ने लगभग 1 घंटा थाने में बिताया और अधिकारियों को यह समझाने की कोशिश की कि उनकी बेटी स्वेच्छा से दोस्तों के साथ मिलने में चूक नहीं करेगी और घर के नियमों का उल्लंघन नहीं करेगी। अंत में पुलिस ने कार्रवाई करने का फैसला किया। इस समय तक शहर के निवासियों का एक बड़ा समूह इकट्ठा हो गया था, जो मदद करना चाहता था। इस छोटे शांत शहर में, जहां कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ था, सभी एक दूसरे को जानते थे और लॉरेल की घटना ने निवासियों को हिला दिया। माता पिता ने सभी परिचितों को फोन किया था और अब पुलिस थाने के सामने स्वयं सेवकों की भीड़ जमा हो गई थी। रात का समय होने के बावजूद लोग खोज में भाग लेने को तैयार थे। सबसे पहले कैंप और चर्च के आसपास के क्षेत्र की जांच करने का फैसला किया गया, जहां से लॉरेल को मिलने के स्थान तक जाना था। उसके सामान्य मार्ग का पूरा रास्ता अच्छी तरह से जांचा गया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। फिर खोज दल अलग अलग हो गए और सुबह तक पूरे शहर की तलाशी ली, लेकिन सफलता नहीं मिली। सुबह 10:30 तक उन दोस्तों के घरों की जांच पूरी हो गई थी जिनसे लॉरेल मिलने वाली थी। यह आखिरी उम्मीद कि वह सिर्फ परिचितों के यहां है धूमिल हो गई। निश्चित रूप से जांचकर्ताओं ने मिचेल परिवार से भी बात की और युवा महिला के निकट परिवेश में संभावित सुराग ढूंढने की कोशिश की, लेकिन सभी जांच किए गए लोग धीरे धीरे सूची से हटा दिए गए। लॉरेल का एक अच्छा सामाजिक वातावरण था, कानून से दूर। दोस्त जांच में कुछ उपयोगी नहीं बता सके। किसी ने उस पर अवांछित ध्यान नहीं दिया था। स्थानीय लोग यह मानने को तैयार नहीं थे कि उनके शांत शहर में कुछ बुरा हो सकता है। विभिन्न अफवाहें फैलने लगीं और छोटे समुदाय ने पुलिस से दृढ़ता से परिणामों की मांग की। जांच के दौरान यह पता चला कि लॉरेल अपनी यात्रा शुरू करने के लगभग 10 मिनट बाद परिचितों के एक समूह से मिली, उन्हें हाथ हिलाया और आगे बढ़ गई। उन्होंने कुछ भी असामान्य नहीं देखा। कोई उसका पीछा नहीं कर रहा था और वह खुश दिखाई दे रही थी। उसी समय शहर के उत्तर में कुछ किलोमीटर दूर एक आदमी और उसका बेटा नदी में मछली पकड़ रहे थे। सब कुछ सामान्य था, जब तक मछुआरे ने कुछ अजीब देखा जो धारा में बह रहा था। चूंकि वह दूर से वस्तु को नहीं पहचान सका, उसने नाव से नजदीक जाने का फैसला किया। जब आदमी नजदीक पहुंचा, उसने परेशान होकर पानी में एक आकृति देखी। घबराकर उसने अनुमान लगाया कि किसी को तैरते समय कमजोरी आ गई होगी। मदद करने की उम्मीद में उसने खोज को नाव में खींच लिया। मछुआरे को गर्म मौसम के बावजूद अप्राकृतिक ठंडक पर आश्चर्य हुआ। जब पुनर्जीवन के प्रयास असफल रहे, वह अभी भी चमत्कार की उम्मीद में अपने बेटे के साथ किनारे की ओर चला। जब उसने एक गुजरती कार देखी, आदमी ने चालक से आपातकालीन सेवाओं को फोन करने को कहा। इस समय तक लॉरेल मिचेल के गायब होने की आधिकारिक रिपोर्ट नहीं की गई थी।
और उसके पास कोई पहचान पत्र नहीं था, जिससे पहचान में कठिनाई हुई। आने वाले पुलिस अधिकारियों ने पाया कि मछुआरा और उसका बेटा इलाके के नहीं थे और किसी स्थानीय व्यक्ति को नहीं जानते थे। एकमात्र सुराग नाम के अक्षरों वाली एक अंगूठी थी। कुछ घंटों बाद लॉरेल के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज की गई। गहने पर लिखे अक्षरों के आधार पर पहचान की पुष्टि की जा सकी, जिसे बाद में माता पिता ने भी पुष्टि की। शुरू में पुल पर दुर्घटना का अनुमान लगाया गया। संभवतः वह फिसल गई या ठोकर खा गई थी। हालांकि परिवार ने जल्द ही इस संस्करण को खारिज कर दिया। उन्होंने बताया कि लॉरेल एक उत्कृष्ट तैराक थी। वह अपनी प्रारंभिक किशोरावस्था से इसका अभ्यास करती थी और पानी से प्यार करती थी। इसके अलावा वह शराब नहीं पीती थी, जिसकी पुष्टि सभी परिचितों ने की। यह भी महत्वपूर्ण था कि पुल उसके सामान्य मार्ग पर नहीं था। वह वहां संयोग से नहीं हो सकती थी। इन तर्कों के बावजूद पुलिस दुर्घटना के सिद्धांत पर काम करती रही और परिवार के विश्वासों के प्रति संदेहपूर्ण रही। अधिकारियों ने नदी में मजबूत उपधाराओं की ओर इशारा किया, जो कुछ स्थानों पर इतनी शक्तिशाली थीं कि अनुभवी तैराक भी इन क्षेत्रों से बचते थे। कानून प्रवर्तन अधिकारियों का मानना था कि लॉरेल तैरते समय एक मजबूत धारा में फंस गई होगी। उनके अनुसार वह पानी के दबाव से नहीं निपट पाई। यह संस्करण नदी के उन हिस्सों की निकटता से समर्थित था जो बढ़े हुए खतरे के कारण आधिकारिक रूप से बंद थे। हालांकि चिकित्सा परीक्षण के परिणामों ने इस सिद्धांत को खारिज कर दिया। विशेषज्ञों ने हाथों और ऊपरी छाती क्षेत्र में निशान पाए जो आत्मरक्षा की ओर इशारा करते थे। सिर का क्षेत्र विशेष रूप से प्रभावित था। विशेषज्ञों ने निष्कर्ष निकाला कि सबूत छिपाने के लिए नदी का इस्तेमाल किया गया था। दुर्भाग्यवश पानी में लंबे समय तक रहने से सबूत इकट्ठा करना काफी मुश्किल हो गया। उन वर्षों में डीएनए परीक्षण तकनीक अभी विकसित हो रही थी, जिससे जांच में कठिनाई आई। हालांकि जांचकर्ताओं ने जैविक निशानों वाले कई सबूत इकट्ठे किए, वे विश्लेषण के लिए बहुत कम थे। लॉरेल की सभी मिली हुई वस्तुएं कपड़ों और जूतों सहित संग्रहित कर ली गईं। लॉरेल को अलविदा कहने के लिए इतने लोग आए कि चर्च सभी शोक करने वालों को समा नहीं सका। कई लोग बाहर खड़े थे, मिचेल परिवार को अपना समर्थन दिखाने और मामले के जल्द समाधान की उम्मीद करते हुए। लेकिन जांच गतिरोध में फंस गई। कुछ महीनों बाद पहली उम्मीद की किरण दिखाई दी। एक अज्ञात महिला ने फोन बूथ से पुलिस को कॉल किया और दावा किया कि उसके पास घटना के बारे में जानकारी है। लेकिन जब डिस्पैचर ने विवरण के लिए पूछा, कॉल करने वाली ने बातचीत समाप्त कर दी। खोज असफल रही। पुलिस ने युवा महिला को, जिसने कॉल किया था, एक सार्वजनिक अपील के साथ संपर्क किया। उसे पूर्ण गोपनीयता और सभी आवश्यक सुरक्षा का वादा किया गया। अधिकारियों ने उसे फिर से संपर्क करने और जानकारी साझा करने के लिए मनाने का हर संभव प्रयास किया। बाद में $50,000 का इनाम भी रखा गया, उस समय के लिए एक बड़ी राशि। लेकिन रहस्यमय गवाह ने फिर कभी संपर्क नहीं किया। धन का इनाम वास्तव में अतिरिक्त कठिनाइयां पैदा कर दी। झूठी रिपोर्ट आई, जिनकी जांच में बहुत समय और संसाधन लगे। घटना के 6 महीने बाद कैथरीन नाम की एक महिला पुलिस स्टेशन आई। उसने बताया कि वह उस सड़क पर रहती थी जहां से लॉरेल आमतौर पर पार्क से पैदल लौटती थी। गवाह ने उसे रात 10:15 पर देखा था, जो काम से उसके सामान्य लौटने के समय के अनुरूप था। उस शाम कैथरीन घरेलू काम कर रही थी जब उसने अचानक सड़क से अजीब आवाजें सुनी। ऐसा लगा जैसे कोई कार सीधे घर के सामने तेजी से रुकी। युवा लोगों की आवाजें सुनाई दी। जब महिला खिड़की पर गई, उसने एक डिक्की बंद होने की आवाज सुनी। लॉरेल, जो अभी अभी गुजरी थी, अचानक दृश्य से गायब हो गई। गृहिणी ने अनजान युवा लोगों के साथ एक लाल कार देखी जो तुरंत तेजी से भाग गई। हालांकि वह न तो नंबर प्लेट और न ही चेहरे पहचान सकी, उसने कार को याद कर लिया। लाल रंग उस समय काफी दुर्लभ था। पुलिस वालों ने तुरंत सभी लाल कारों के मालिकों की जांच शुरू कर दी, लेकिन 1 महीने की खोज के बाद कोई सुराग नहीं मिला। अधिकारियों और रिश्तेदारों के प्रयासों के बावजूद जांच गतिरोध में आ गई। दशकों बीत गए जब तक मामले को नई गति नहीं मिली।
2010 के दशक की शुरुआत में आधुनिक तकनीक और डीएनए विश्लेषण विधियां आईं, जिन्होंने मौजूदा सबूतों पर एक नई नजर डालने की अनुमति दी। संभावित अपराधी का प्रोफाइल बनाने के लिए एफबीआई विशेषज्ञों को बुलाया गया। उनके अनुसार यह क्षेत्र या आसपास का एक युवा व्यक्ति होना चाहिए जिसका संभवतः पहले से कानून से संघर्ष रहा हो। हालांकि सभी प्रयासों के बावजूद लॉरेल के मामले में कोई सफलता नहीं मिली। सबूतों पर डीएनए के निशान पूर्ण विश्लेषण के लिए बहुत कम थे। इस समय अनसुलझे मामलों के लिए एक विशेष इकाई का गठन किया गया जिसने लॉरेल मिचेल के मामले को भी संभाला। उनके बूढ़े माता पिता ने फिर से उम्मीद जताई कि वे उस व्यक्ति को देखेंगे जिसने उनकी बेटी को पीड़ा पहुंचाई थी। जांचकर्ताओं ने सभी सामग्री की जांच करने और 30 साल पहले के विवादास्पद निष्कर्षों को खारिज करने का फैसला किया। दुर्भाग्य से मिचेल्स अपने सवालों के जवाब नहीं देख पाए। 2012 तक खोज जारी रही, जबकि लॉरेल के माता पिता की प्राकृतिक मृत्यु हो गई। आखिरी दिन तक वे सच्चाई जानने की उम्मीद करते रहे। इसके बाद लॉरेल के भाई और बहन ने सच्चाई की खोज जारी रखने का फैसला किया। मीडिया ने एक नई प्रेरणा दी। कई रिपोर्टों में उन्होंने लॉरेल की कहानी और जांच के बारे में बताया जो लगभग 40 साल से चल रही थी। टेलीविजन रिपोर्टों और इंटरनेट पर गहन काम के कुछ महीनों बाद एक महत्वपूर्ण गवाह सामने आया। रेनी नाम की एक महिला ने पुलिस से संपर्क किया। 1975 में वह उसी क्षेत्र में रहती थी और लॉरेल की उम्र की थी। घटना के लगभग एक सप्ताह बाद उसकी मुलाकात जॉन लेमन नाम के एक व्यक्ति से हुई। युवा लोगों की कहानी एक पार्टी में शुरू हुई। उनका रिश्ता लॉरेल की घटना के बाद भी जारी रहा, जिसने पूरे क्षेत्र को हिला दिया। एक दिन उनकी मुलाकातों में से एक में नशे में धुत जॉन ने रेनी को अपने राज बताने शुरू कर दिए। उसने बताया कि उस गर्मी में वह गवाह बना कि कैसे उसके दोस्त ने एक युवा महिला पर हमला किया। उसके शब्दों के अनुसार उसने घटना देखी, लेकिन अपने दोस्त को रोक नहीं सका। जॉन ने उस रात के कई विवरण साझा किए, लेकिन अपनी निर्दोषता का दावा किया और सारी जिम्मेदारी अपने परिचित पर डाल दी। उस समय रेनी ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन सालों बाद जब उसने एक टीवी रिपोर्ट देखी, उसे संदेह हुआ और उसने पुलिस के पास जाने का फैसला किया। रेनी की रिपोर्ट ने जांचकर्ताओं की दिलचस्पी जगाई। जॉन घटना के ऐसे विवरण जानता था जो कभी प्रेस में नहीं बताए गए थे। हालांकि जांच में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस बातचीत के बाद जोड़ा अलग हो गया और रेनी ने अपने पूर्व प्रेमी से संपर्क खो दिया। पुलिस डेटाबेस में उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। जांचकर्ताओं ने उल्लिखित दोस्त की पहचान का पता लगाने की कोशिश की और इस संभावना पर विचार किया कि जॉन तीसरे व्यक्ति में खुद के बारे में बात कर रहा हो सकता है। रेनी को मुश्किल से नाम याद आया, बंडी या बेंडी जैसा कुछ। जब जांचकर्ताओं ने पूर्व संदिग्धों और गवाहों की सूची पढ़ी, उसने नाम पहचान लिया, फ्रेड बेंडी। यह आदमी लंबे समय से संदिग्ध था। पता चला कि लॉरेल की घटना के कुछ साल बाद एक बिल नाम का व्यक्ति पुलिस के पास गया। उसने फ्रेड बेंडी के साथ अपनी जान पहचान के बारे में बताया। एक आदमी जिसका कोई स्थायी निवास, काम और शिक्षा नहीं थी, जो नशे की समस्याओं और क्रोध के दौरों से पीड़ित था। एक साथ मिलने के दौरान फ्रेड ने बिल को बताया कि कैसे उसने जॉन नाम के एक दोस्त के साथ एक युवा महिला पर हमला किया था। घटना बिना किसी स्पष्ट कारण के हुई, केवल मनोरंजन के लिए। जब अनजान महिला ने खुद की रक्षा करने की कोशिश की, फ्रेड क्रोध में आ गया। यहां तक कि जब वह बेहोश हो गई, वह रुक नहीं सका। फ्रेड ने दावा किया कि उस क्षण में वह खुद को नियंत्रित नहीं कर सका। इसके बाद वे उसे सबूत मिटाने के लिए शहर के बाहर नदी के पास ले गए। उस समय बिल की कहानी ने विशेष ध्यान आकर्षित नहीं किया क्योंकि वह युवा महिला का नाम नहीं जानता था। उसके बयानों की जांच नहीं की जा सकी और वह बयान भूल गया। बाद में इसे लॉरेल की फाइल में जोड़ा गया, लेकिन पुष्टि के अभाव में फिर से अलग कर दिया गया। दस्तावेजों की समीक्षा करते समय जांचकर्ताओं ने जॉन लेमन का उल्लेख पाया, जो फ्रेड का एक परिचित था, जिसने रेनी के साथ घटना स्वीकार की थी। इसने जांचकर्ताओं को मुख्य संदिग्धों की ओर अधिक बारीकी से जांच करने के लिए प्रेरित किया।
इसके लिए डीएनए नमूनों की आवश्यकता थी। 2019 तक नई जांच तकनीकें आ गई थीं। इस समय तक जॉन और फ्रेड के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अब जांचकर्ताओं के पास छोटे से छोटे निशान का भी विश्लेषण करने के लिए सटीक उपकरण थे। उन्होंने सभी सबूतों की फिर से जांच करने का फैसला किया। लॉरेल के कपड़े, जूते और व्यक्तिगत सामान। आश्चर्यजनक रूप से इसमें लगभग 1 साल लगा। फरवरी 2020 में सफलता मिली। विशेषज्ञों ने सूक्ष्म निशान खोजे जो वे पहले नहीं ढूंढ सके थे। अधिकारियों के पास फ्रेड का तुलनात्मक नमूना था, क्योंकि वह पहले ही गंभीर अपराधों के लिए दोषी ठहराया जा चुका था। विशेषज्ञों ने डेटाबेस में संग्रहित नमूनों की जांच की। पहले विश्लेषण ने केवल 80% मेल दिखाया, अंतिम निष्कर्षों के लिए अपर्याप्त। अन्य विधियों के साथ कई अतिरिक्त जांचों के बाद फ्रेड के नमूनों के साथ लगभग पूर्ण मिलान स्थापित किया जा सका। 2023 में फ्रेड बेंडी और उसके परिचित जॉन लेमान को गिरफ्तार करने का फैसला किया गया। पुलिस के अनुसार फ्रेड के पास युवा महिलाओं के प्रति गैर कानूनी व्यवहार के 3 मामले थे। इन सभी घटनाओं के लिए उसे केवल एक सजा मिली, एक छोटी जेल की अवधि, जिसके बाद वह फिर से रिहा हो गया। फ्रेड ने स्वीकार किया कि वह अपने परिचित जॉन के साथ, जिसके पास 1975 में एक लाल कार थी, लॉरेल की घटना में शामिल था। उसने जिम्मेदारी अपने परिचित पर डालने की कोशिश की, लेकिन यह नहीं समझा सका कि निशान केवल उससे क्यों थे। दोनों को घटना के लगभग 48 साल बाद गिरफ्तार किया गया। लॉरेल के रिश्तेदार इस बात से नाराज थे कि ये लोग इतने सालों तक सामान्य जीवन जीते रहे, जबकि पुलिस उन्हें खोजने की कोशिश कर रही थी। जैसा कि उम्मीद थी, गिरफ्तार किए गए लोगों ने एक दूसरे पर आरोप लगाना शुरू कर दिया। जॉन ने अपनी भागीदारी से इनकार किया और दावा किया कि अपने परिचित का डर उसे इन सभी वर्षों तक चुप रहने के लिए मजबूर कर रहा था। वकीलों ने सक्रिय रूप से सीमा अवधि का उपयोग किया और अभियोजन पक्ष के सबूतों को चुनौती देने की कोशिश की। वे मानक तरीकों से अपने ग्राहकों की रक्षा करने की कोशिश कर रहे थे, जो दोनों पुरुषों की जीवन शैली के कारण आसान नहीं था। 1 घंटे के विचार विमर्श के बाद जूरी ने 69 वर्षीय फ्रेड बेंडी को दोषी पाया। बाद की सुनवाई में उसे बिना पैरोल की संभावना के आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि मामले की सुनवाई 1975 के कानूनों के अनुसार की गई, जब संभावित विकल्प या तो पैरोल के साथ आजीवन कारावास या अधिकतम दंड थे। राज्य में मृत्युदंड समाप्त होने के बाद फ्रेड को आजीवन कारावास मिला। कई लोगों ने इसे उसके कृत्य के लिए बहुत हल्की सजा माना। ऑमबर्न, इंडियाना के जॉन लेमन की उम्र गिरफ्तारी के समय 68 वर्ष थी। फ्रेड के विपरीत उसने अभियोजन पक्ष के साथ सौदा किया और घटना में अपनी भागीदारी स्वीकार की। जांच एजेंसियों के साथ सहयोग के कारण जॉन को केवल 8 साल की सजा मिली। घटना के मुख्य दोषी के विपरीत उसके पास सामान्य जीवन में लौटने का मौका भी था। सजा में छूट के बदले जॉन अदालत में गवाही देने के लिए सहमत हो गया। सजा सुनाए जाने के बाद पीड़िता की 62 वर्षीय बहन ने "हमने उसे पकड़ लिया" लिखे गुब्बारे आसमान में छोड़े। इस तरह परिवार ने न्याय की लंबे समय से प्रतीक्षित जीत का जश्न मनाया। दुर्भाग्य से दोनों अपराधी पिछले वर्षों में स्वतंत्रता में लंबा जीवन जी सके, जबकि उनके कार्यों ने एक युवा महिला से यह अवसर छीन लिया जिसका जीवन इतने निरर्थक तरीके से समाप्त हो गया।